Namaskar, welcome to ETC Online. Today we are going to discuss about some of the expressions and terminologies used in Income Tax Act 1961. इनकम टैक्स को समझने के लिए ये टर्मिनोलॉजीज एंड एक्सप्रेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन चैप्टर 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. अगर आप लोग रेफरेंस बुक है आपके पास तो हो सकता है आपके पास गुप्ता आहूजा सर की बुक हो या सिंघानिया सर की बुक हो. उसमें सेक्शन चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 तो चैप्टर 1 में है ही, इसके साथ साथ सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 भी हो सकता है चैप्टर 1 के अंदर हो. बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चैप्टर 1 में सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 हैं. तो हम सबसे पहले सेक्शन 1 टू सेक्शन 3 को समझेंगे, क्योंकि सेक्शन 4, सेक्शन 5 और 6 थोड़ा टेक्निकल है. जब तक हमें ये समझ नहीं आएंगे उन्हें हमें समझने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम पहले इन्हें समझ लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 1 which is about scope and applicability of income tax act. section 2 is about definition, section 3 is about previous year. अब हम किसी भी सेक्शन को सोचेंगे याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट एक्ट्स में सेक्शन 2 डेफिनेशंस को डिफाइन करता है. तो आप कहेंगे सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, तो सेक्शन 1 में क्या होता है? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले क्या देते हैं? अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम बताएंगे, फादर नेम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, एड्रेस बता देंगे. तो ऐसे ही हमारे एक्ट में होता है. सेक्शन 1 जो है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, इसीलिए ऑलमोस्ट एक्ट में सेक्शन 1 तो होता है इंट्रो, सेक्शन 2 होता है डेफिनेशंस. और इंट्रो में क्या क्या बताया जाता है? स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटीज़ बताई जाती है. तो अब देखते हैं सेक्शन 1 में क्या है. दिस एक्ट इज़ टू बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961. यानी इस एक्ट को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाएगा. यानी ये हो गया इसका नेम. सेकंड चीज़, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी एड्रेस ये पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली यूज़ किया जाएगा. पॉइंट 3, इट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल. यानी ये हो गई इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया इसका एड्रेस. यानी कि इनकम टैक्स का नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ है सेक्शन 1 में. इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाएगा, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा. और फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962 को ये एनफोर्स किया गया था. ठीक है, ये हमारा सेक्शन 1 है. अब आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, एग्जाम में आता है या? एग्जामिनेशन में नहीं आता है ये क्वेश्चन. बस इसे समझ लेना और इसे जानना ज़रूरी है कि भाई सेक्शन 1 है क्या. ठीक है, सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. जब तक सेक्शन 2 समझ नहीं आएगा इनकम टैक्स एक्ट में हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी. तो हम इसे बहुत तसल्ली से और बहुत आराम से समझेंगे. तो सेक्शन 2 क्या बोलता है? डेफिनेशंस के बारे में. तो अब डेफिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि डेफिनेशंस के टाइप क्या क्या हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन विच इज़ इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इंक्लूसिव डेफिनेशन से पहले एक्सक्लूसिव को समझ लेते हैं. एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के लिए हमें वर्ड यूज़ किया जाता है मीन्स. यानी कि अगर किसी डेफिनेशन में हमें मीन वर्ड दिख जाए, इट मीन्स, इसका मतलब वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है. अब आप कहेंगे एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होता क्या है? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो पॉइंट्स हमने इसमें कंसीडर किए हैं सिर्फ वही डेफिनेशन का पार्ट है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं होगा. ऐसे ही इंक्लूसिव है. इंक्लूसिव के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है? इंक्लूड्स. इसमें इस तरह से डिफाइन होता है, इट इंक्लूड्स, यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन. अब आप कहेंगे इंक्लूसिव क्या है? इंक्लूसिव का मतलब है जो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए हैं वो तो है ही, इसके अलावा इसके जैसे जो भी पॉइंट्स हैं वो भी इसका पार्ट माने जाएंगे. और लॉ क्या करते हैं? लॉ में हमेशा इंक्लूसिव डेफिनेशंस दी जाती है, यानी कि जिनका स्कोप बहुत वाइड हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है स्कोप बढ़ता जाता है डेफिनेशन का, इसलिए हमेशा एक स्कोप छोड़ दिया जाता है इंक्लूसिव डेफिनेशंस बना के, ताकि इसकी जैसे कोई भी चीज़ हो तो वो इसका पार्ट मानी जाएंगे. अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. अगर हमने कहा इट मीन्स रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो मीन्स वर्ड आ गया, यानी कौन सी डेफिनेशन हो गई? एक्सक्लूसिव. तो इसका मतलब जो रोड पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, बस, ट्रेन एट्सेट्रा. लेकिन अगर हमने कहा इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर, मरीन, हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन उस डेफिनेशन का पार्ट माना जाएगा. सो सिंपल. अब आता है थर्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि बोथ टाइप ऑफ डेफिनेशंस. उसमें क्या होता है? इसमें
कुछ पार्ट को तो कह दिया जाता है ये इंक्लूसिव है, कुछ पार्ट एक्सक्लूसिव है। जहाँ पार्ट इंक्लूसिव होगा वहाँ इंक्लूड्स वर्ड यूज़ हो जाएगा, जहाँ एक्सक्लूसिव पार्ट है वहाँ मीन्स यूज़ हो जाएगा। तो इतना कुछ नहीं है, बस हम ये देख कर समझ जाएंगे कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन से यूज़ की जाती है। रेयर सिचुएशन में इस तरह की डेफिनेशंस भी मिल जाती है, तो हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेक्शन 2 में कौन कौन सी डेफिनेशंस है, इससे हमें उन्हें समझना आसान हो जाएगा। अब हमने देखा था सेक्शन 2 में टोटल 48 सेक्शन थे, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी। टोटल 48 है। अब क्या टोटल 48 सेक्शंस हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, 48 सेक्शंस हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आती है। तो हम इन वीडियोस में वही सेक्शंस पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्शंस आप पढ़ते, अगर आपको उसमें कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको बहुत जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम इन क्लासेस में सिर्फ वही सेक्शंस देखेंगे जो एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में सबसे पहले समझने वाला सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब इसे रीड कैसे करते हैं वो ये भी हमें आना बहुत ज़रूरी है। ये क्या रहेगा? सेक्शन 2 एंड दिस कॉल्ड सब सेक्शन। ठीक है, यानी इसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 विच इज़ अबाउट पर्सन। अब आप कहेंगे पर्सन मतलब आप, मैं और हमारे जैसे लोग, बट लॉ कहता है कि हम, आप यानी इंसानों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग क्या होते हैं। यानी इस पर्सन की डेफिनेशन में जो भी आएगा उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कौन कौन है जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है। फर्स्ट इज एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आप और मैं। ठीक है, यानी इंडिविजुअल इज अबाउट नेचुरल पर्सन, दैट इज ह्यूमन बीइंग, यानी कि जितने भी इंसान हैं वो क्या है? नेचुरल पर्सन। और इनकम टैक्स उन्हें क्या कहता है? इंडिविजुअल। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके एग्जाम्पल देख लो, मेल फीमेल हमें पता है, एंड थर्ड जेंडर भी हम इंडिविजुअल में कंसीडर करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि अगर मेल ने कोई इनकम जनरेट की है, फीमेल ने कोई इनकम जनरेट की है, थर्ड जेंडर ने कोई इनकम जनरेट की है और उस पर टैक्स देने की लायबिलिटी है, तो वो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल करेगा और टैक्स पे करेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज अनसाउंड माइंड एंड माइनर। अब आप कहेंगे माइनर को भी ले रहे हैं, अनसाउंड माइंड को भी ले रहे हैं, ये लोग क्या इनकम जनरेट करते हैं? आप जितने मूवीज़ देखते हैं, एड्स देखते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो अब वो क्या है? इंडिविजुअल है, पैसे भी कमा रहे, फ्री में काम नहीं करते हैं वो। अब वो जिस तरह से अगर पैसा जनरेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से माइनर, तो उनके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी है, उन्हें हम एग्जेम्प्ट क्यों करेंगे? तो अगर माइनर कोई इनकम जनरेट कर रहा है और टैक्स स्लैब के अंडर आता है तो उसके ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। और उसके लिए लायबल कौन है? उसके पेरेंट्स, उसके गार्डियन। तो गार्डियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइनर की इनकम के लिए टैक्स पे करे। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोविजंस है, वो हम क्लबिंग ऑफ इनकम में पढ़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे हम वो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि माइनर इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, लास्ट इज अनसाउंड माइंड। अब ये अनसाउंड माइंड मतलब, तो आप कहेंगे अनसाउंड माइंड को भी इनकम देनी पड़ती है? अनसाउंड माइंड इनकम जनरेट करता भी है क्या? जैसे हो सकता है अनसाउंड माइंड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, वहाँ से रेंट जनरेट हो रहा हो। अब वो रेंट जनरेट हो रहा है, 1 करोड़ रुपए का रेंट आ रहा है, अब 1 करोड़ के ऊपर टैक्स बनता है। तो अब कहेंगे यार तो अनसाउंड माइंड है, इसे तो फ्री कर दो, टैक्स फ्री बना दो। ऐसा नहीं है। अगर अनसाउंड माइंड है तो उसका कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पर इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करेगा और इनकम टैक्स पे करेगा। ओके, तो इंडिविजुअल बहुत सिंपल है, यानी कि नेचुरल पर्सन, हमारे जैसे लोग जितने भी हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, दे आर कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं HUF। अब आप कहेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम अपनी लैंग्वेज में यानी जनरली हम किसे कह सकते हैं? जॉइंट फैमिली। ठीक है, अब इसका हेड जो होगा, हमारी फैमिली का जो हेड होता है उसे हम क्या, हमारे फादर होते हैं या हमारे दादाजी बोल देते हैं हम। लेकिन एक्ट जो है वो हेड ऑफ द फैमिली को कहता है कर्ता। आप कहेंगे ये तो हिंदी का वर्ड है, बट लॉ में इसे कर्ता ही कहा गया है, ओनर या और कुछ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कर्ता, यानी हेड ऑफ द फैमिली को एज पर हिंदू एक्ट कहा जाता है कर्ता। ये इनकम टैक्स एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है कि HUF क्या होता है, कैसे होता है। ये डिफाइन है
हिंदू लॉ के अंदर। जिस तरह से इनकम टैक्स एक्ट एक लॉ बना हुआ है इनकम टैक्स के ऊपर, ऐसे ही हिंदू लॉ भी है। जो बच्चे LLB कर रहे हैं ना, उन्होंने हिंदू लॉ पढ़ा होगा। तो हिंदू लॉ में कहा गया है कि HUF क्या होता है, वो डिफाइन किया गया है। HUF मतलब जो कि जितने भी फैमिली में मेल्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, अनमैरिड डॉटर्स हैं, उनको HUF का पार्ट बनाया गया है। अब ये आप ये कहेंगे कि यानी कि सातों पीढ़ियाँ इसका पार्ट मानी जाती है। तो एक्ट ये कहता है कि हम 7 पीढ़ी को इसका हिस्सा नहीं बनाएंगे। HUF का हिस्सा बनेंगे सिर्फ 4 डिग्रीज तक, यानी कि ये ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन, यानी सिर्फ 4 पीढ़ियाँ जो हैं, ये 4 पीढ़ियाँ ही HUF का हिस्सा मानी जाएंगी। हमारी जनरली हम 7 पीढ़ी को मानते हैं, बट HUF की यानी लॉ की नज़र में सिर्फ 4 पीढ़ी जो है, 4 डिग्रीज जो है, वो ही सिर्फ HUF का हिस्सा मानी जाएंगी। ठीक है, अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, डिफाइंस अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, एज द फैमिली कंसिस्ट ऑफ मेल आ गया, उनकी वाइफ्स आ गई और अनमैरिड डॉटर्स आ गई, यानी कि जितनी भी फैमिली में मेल्स हैं, उनकी वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर, वो क्या होंगी, हमारी HUF का पार्ट होंगी। सो सिंपल। सेकंड है सेपरेट एंटिटी, यानी अगर आपने HUF बना ली है, अब HUF बनती कैसे है, HUF क्या होता है, हमें अपनी HUF के नाम से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उस पैन कार्ड में हमारे HUF के नाम से एक एंटिटी बना दी जाती है, और जो HUF को जो इनकम जनरेट हो रही है, यानी पुश्तैनी घर है, अब उसके ऊपर इनकम आ रही है, तो दादाजी बोलेंगे ये तो पुश्तैनी है, तुम सब इसके ऊपर टैक्स दो। तो उस ऐसी सिचुएशन के लिए HUF को कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि HUF खुद अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देगी, किसी एक की लायबिलिटी नहीं है ये अब HUF की लायबिलिटी है। इसके लिए इसको एक लीगल टर्म बना दिया गया है, यानी कि इसे एक सेपरेट एंटिटी बना दिया गया है। ठीक है, जस्ट लाइक कंपनी इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वैसे ही HUF भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है और इनकम भी अर्न कर रही है, तो उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कि इनकम अर्न करी HUF ने और इस इनकम पे टैक्स पे कर दिया, जो रेस्ट अमाउंट बचा उसको कौन रखेगा, जितने भी 4 डिग्रीज हैं, यानी जितनी भी चारों पीढ़ियाँ हैं, वो उस इनकम को अपने पास रख लेंगी। तो अब क्या उन्हें भी टैक्स देना है? तो लॉ ये कहता है, एक्ट ये कहता है कि अगर HUF ने टैक्स पे कर दिया, तो अब उस इनकम के ऊपर जो इसके मेंबर्स हैं, उन्हें इसके ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी उस एक इनकम के ऊपर एक बार ही टैक्स लगेगा, यानी कि सेपरेट एंटिटी है और अपनी इनकम के ऊपर वो खुद ही टैक्स पे कर देगी, बाकी लोगों को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, को पार्टनर्स। अब आप कहेंगे ये को पार्टनर क्या होता है, फर्स्ट टाइम सुना है। को पार्टनर वो होते हैं जिनके पास राइट होता है पार्टीशन करवाने का। हमने यहाँ देखा मेल्स इंक्लूड है, फिर उनकी वाइफ्स इंक्लूड है, अनमैरिड डॉटर्स इंक्लूड है। अब को पार्टनर्स कौन हो गए, ये लोग, मेल, वाइफ्स, अनमैरिड डॉटर। लेकिन जब एक्ट में से डिफाइन किया गया था, तो ये कहा गया था कि को पार्टनर का हिस्सा मेल और उनकी डॉटर्स तो होंगी, बट वाइफ्स के पास, वाइफ उसकी मेंबर है, उस सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा सकती है वो, लेकिन पार्टीशन करवाने का राइट उनके पास नहीं है। यानी को पार्टनर कौन हो गए, मेल और अनमैरिड डॉटर्स। ठीक है, तो को पार्टनर इज दैट मेंबर ऑफ द फैमिली हु हैज़ अ राइट टू पार्टीशन, जिनके पास पार्टीशन करवाने का राइट है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये 2005 में अमेंडमेंट आया था। क्या है वो, प्रोवाइड्स दैट फीमेल मेंबर शैल हैव इक्वल राइट्स टू दैट ऑफ मेल मेंबर्स। फीमेल मेंबर कौन है यहाँ, अनमैरिड डॉटर्स, यानी कि 2005 के बाद से फीमेल डॉटर्स के पास भी इक्वली राइट है पार्टीशन करवाने का। ओके, तो तब से वो भी को पार्टनर का पार्ट बन चुकी है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, को पार्टनर इंक्लूड बोथ सन्स एंड डॉटर्स, यानी यहाँ पर वाइफ को कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, तो को पार्टनर इंक्लूड्स बोथ वाइफ्स एंड डॉटर्स अप टू 4 डिग्रीज, ये भी हमें समझ में आ गया। और 4 डिग्री क्या है, हेड ऑफ द फैमिली विच इज कॉल्ड कर्ता, हिज और हर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। अब आपने इसमें एक चीज़ ध्यान दी होगी, यहाँ कहा गया है हिज और हर चिल्ड्रन, तो यानी कि कर्ता जो है वो हिज भी हो सकती है, हर भी, यानी कि ही और शी दोनों ही फैमिली की हेड हो सकती है।
बाहुबली मूवी हमने देखी है, उसमें क्या होता है, शिवगामी देवी सबको याद होंगी, वो हेड होती है। यानी कि वहाँ उस HUF, अगर वो लोग HUF में अपने अप्लाई करते हैं और HUF बन जाती है तो वहाँ की कर्ता कौन कहलाएगी, शिवगामी देवी। ठीक है, यानी कि फीमेल के पास भी इक्वल राइट है कर्ता बनने का। ओके, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका हस्बैंड एक्सपायर हो, उसके हस्बैंड के जीते जी वो कर्ता बन सकती है, जैसा बाहुबली मूवी में था। तो एक फीमेल भी कर्ता बन सकती है। ओके, लास्ट पॉइंट इज वंस अ फैमिली इज असेस्ड एज HUF, it will continue to be assessed as such till a finding of partition is given by the assessing officer under section 171। यानी कि HUF को एज HUF कंसीडर किया जाएगा जब तक उसको पार्टीशन नहीं हो जाता। अगर पार्टीशन हो गया उसके बाद तो वो HUF रही नहीं ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और HUF में यानी हम पढ़ रहे हैं हिंदू 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 हिंदू, यानी कि मोहम्मडन्स इसका पार्ट नहीं होंगे, हमें समझ में आ रहा है। HUF में कौन कौन आएगा, जैन, सिख, पारसी और बुद्धिस्ट, इन्हें भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया HUF। अब हम देखते हैं इसकी इसमें पर्सन में और कौन कौन इंक्लूड होते हैं। तो अब देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है इसमें। थर्ड पॉइंट है अ कंपनी। तो आप कहेंगे कंपनी तो हमें पता है, तो बस जो कंपनी हमने पढ़ा है वही कंपनी इसमें कहा गया, कोई अलग से कुछ इसमें है नहीं। यानी कंपनी इंक्लूड्स प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं अगर वो कोई इनकम जनरेट कर रही हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। सो सिंपल। फोर्थ पॉइंट इज अ फर्म। यहाँ फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म से है। ठीक है, और आप कहेंगे पार्टनरशिप फर्म भी हमने पढ़ा हुआ है, सब बेसिक तो आपको पता ही है क्या होते हैं। कुछ लोग मिलके, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रिस्क होगा, वो साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका कहलाएगा वो। एक पर्सन यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट की तरह काम करेगा। एक ने कोई गलती की तो दूसरा भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही पार्टनरशिप फर्म है। सिर्फ यही चीज़ इसमें बताई गई है। रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। यानी कि या तो सभी बिजनेस करें, यहाँ वर्ड है और, या तो सभी बिजनेस करें या फिर उनमें से कोई एक उनके बिहाफ पे बिजनेस करें, यानी एज एन उनका एजेंट बिजनेस करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, सभी लोग होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, एक की गलती के लिए सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकेंड पॉइंट है पर्सन्स who have entered into partnership with one another are called individually partners। यानी कि कोई पर्सन जो कि बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप के थ्रू, वो इंडिविजुअली सब क्या कहलाएंगे, वो पर्सन्स पार्टनर कहलाएंगे, एंड कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, फर्म, जिसे कि पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ओके, एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज द फर्म नेम। फर्म का जो नाम होगा वो फर्म नेम कहलाएगा। बहुत सिंपल है, पर्सन्स जो बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली क्या है, अ फर्म, और जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं वो कहलाता है फर्म नेम। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इंक्लूड्स LLP। LLP क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी हमें इतना पता है ना कि एक के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। तो यही चीज़ लोगों को समझ में आई कि यार पार्टनरशिप करने में तो बहुत लॉस है, एक पार्टनर गलती करता है हमें भी भुगतना पड़ता है। तो लोगों में इसका क्रेज़ बहुत ख़त्म हो गया। उस टाइम पे गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेके आई LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसका नाम से समझ में आ रहा है ना, लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप, जो कि किस किस से साउंड कर रहा है, कंपनी जैसा। कंपनी में भी तो ये होता है, कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट है, ऐसे ही इसमें होता है। ये कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का। इस लोगों में पार्टनरशिप के क्रेज़ को बनाए रखने के लिए एक LLP का कॉन्सेप्ट आया। कई लोग हैं कि कंपनी नहीं बनाना चाहते क्योंकि कंपनी में बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो कंपनी बनाना नहीं चाहते, फर्म में रिस्क है, तो इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया LLP का। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हमें लिख के नहीं आनी है। अगर हमें कहा जाता है सेक्शन 2 डिफाइन करो, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। तो अगर ये कहा जाता है डिफाइंड पर्सन, तो हमें सबसे पहले लिखना है पर्सन सेक्शन 235 ऐसे लिखना है, और यहाँ से हमें स्टार्ट कर देना है द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, फिर हमें नाम लिख देने हैं, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। इसके आगे और भी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स और हैं,
लेकिन वो बहुत टेक्निकल है, तो हम इस वीडियो में उसे समझा नहीं रहे हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। जब तक आप इन चीज़ों को समझ लो, ताकि आपका एक बेस हो जाए क्लियर और आपको वो टेक्निकल टर्म्स समझ में आ जाए, ज़्यादा दिमाग लगाने की या टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो, वरना आपको एक टेंशन हो जाएगा कि पता नहीं पर्सन क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या आ गया। तो अभी आज हमने वो टर्म्स पढ़ी है जो हमें पहले से पता है या फिर बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस वाली, लॉजिकल है, वो चीज़ें पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।